हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुपरफास्ट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको इस तरह का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके पास आए और इस वीडियो का आप लाभ उठा सकें। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर यदि इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो देख लें, है ना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं कि परिवहन तंत्र पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे, बहुत काफ़ी चीज़ पढ़ चुके थे। आज का जो है उसी में हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अब जो दाहिने साइड में हृदय का चित्र देख रहे हैं, इस हृदय के आवाज़ को जो सुनाई देता है हमारे कानों तक, तो उसके बगल में जो एक मशीन दिख रहा है, इसका नाम है स्टेथोस्कोप। इस स्टेथोस्कोप से हम लोग क्या करते हैं, हृदय के आवाज़ को अपने कानों से सुनते हैं, है ना। और ये जो स्टेथोस्कोप है, ये जो काम करता है तो प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर काम करता है। इसका जो आवाज़ होता है तो लबडब की आवाज़ सुनाई देता है हमारे कानों में। अगर यदि आपको कोई देखने के लिए मिले कहीं पर, डॉक्टर साहब आए आपके घर में, तो ज़रूर लगा करके एक बार देखें। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, जबकि एक बार में 70 ml रक्त अंदर जाता है। क्योंकि हृदय में 5.5 लीटर रक्त होता है, इसलिए हृदय में पूरे रक्त को अंदर लाने के लिए 72 बार धड़कना पड़ता है। मानव के नाड़ियों की धड़कन की गति 1 मिनट में 115 से 125 बार होता है। हृदय की धड़कनों को नियंत्रण पेसमेकर द्वारा किया जाता है, जो कि हृदय कितनी बार धड़केगा, कब तेज होगा और कब स्लो होगा, इसके बारे में पेसमेकर इसका नियंत्रण करता है ना, जो कि हृदय के दाहिने आइलैंड पर पाया जाता है। अब हम लोग जानवरों में रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मछली के बारे में पढ़ेंगे। मछली में 2 चैम्बर होता है और 2 चैम्बर, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, उसका जो हृदय है, हृदय में 2 चैम्बर होता है। इसमें एक ही बार खून आता है और एक बार में फिर चला जाता है। दोबारा खून इसमें वापस नहीं आता है, एक बार आता है और एक बार जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, एकहरी रक्त परिसंचरण तंत्र। जो कि मानव में एक बार खून को अंदर लिया जाता है, फिर उसको फेफड़े में ऑक्सीजन मिलाया जाता है, फिर उसको बाहर छोड़ा जाता है, इसलिए इसको दोहरी रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है, कहते हैं। लेकिन इस तरह का इसमें नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एकहरी रक्त परिसंचरण तंत्र। अब उभयचर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उभयचर उसको कहता है जो पानी और स्थल दोनों में रहता है, जैसे मेंढक और सरीसृप, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, हृदय का 3 चैम्बर होता है, ठीक है। 2 आलिंद होता है और 1 निलय होता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। मगरमच्छ तथा घड़ियाल सरीसृप है, किंतु इनका हृदय 4 चैम्बर वाला होता है। अब हम लोग रक्त के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में ब्लड कहते हैं। रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड का अर्थ होता है गाढ़ा, है ना। तो रक्त एक संयोजी उत्तक है, यानी कि जो शरीर के हर भागों में जोड़ करके रखता है। जैसा कि आप ऊपर वाले पिक्चर में देख सकते हैं, शरीर के हर कोने में नस पहुंचा हुआ है, ठीक है ना। इसी नस के माध्यम से खून क्या होता है, शरीर के हर भाग तक पहुंचता है। इसका पीएच मान जो होता है 7.4 होता है, यानी 7.4 होता है, अर्थात रक्त क्षारीय होता है, ठीक है ना। इसका प्रकृति कैसा होता है, क्षारीय होता है। एक स्वस्थ मानव में क्या होता है, रक्त 5.5 लीटर होता है, ठीक है ना। अर्थात क्या हो गया कि उसके कुल भार का 7% क्या होता है, यानी कि मानव शरीर के कुल भार का 7% क्या होता है, रक्त होता है। लेकिन इसका ठीक विपरीत महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर कम ब्लड होता है। रक्त पोषक पदार्थों तथा गैसों का परिवहन करता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। रक्त का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जब हम लोग भ्रूणावस्था में रहते हैं, यानी कि बच्चा गर्भ में रहता है ना, तो उसका जो खून का निर्माण होता है, तो लीवर के, यानी कि जो यकृत होता है, उसके मेसोडर्म में इसका क्या होता है, खून का निर्माण होता है, ठीक है। जबकि एक स्वस्थ मनुष्य में, है ना, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। इसका मतलब कि खून का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। पहला वाला पिक्चर में क्या रहा है, लीवर है, और दूसरा वाला पिक्चर में देख रहे हैं आप तो क्या है, हड्डी है। हड्डी के अंदर में क्या होता है, अस्थि मज्जा रहता है, उसी में क्या होता है, खून का निर्माण होता है, जिसमें कि खून का जितना प्रकृति हो तो वही से निर्माण होता है। रक्त स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली में जाकर जमा रहता है, इसीलिए इसे आरबीसी का कब्र कहा जाता है। और इसके साथ साथ इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में ये चित्र में दिखाया गया है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 180 से 200 ग्राम होता है,
जैसा कि चित्र ए में देख रहे हैं आप कि ऊपर वाला जो नस है, 3 नसें दिखाया गया है। पहला नस में देखिए खून जो जा रहा है, तीर का निशान है, उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है। दूसरे वाला में देख रहे हैं कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा जमा हो जाने के कारण खून देखिए बहुत कम मात्रा में बाहर जा रहा है। और तीसरे में जो देख रहे हैं खून पूरा जम गया है और बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं, सॉरी, कोलेस्ट्रॉल पूरा जम गया है और बाहर जाने का उसको रास्ता, मतलब खून को पार जाने का रास्ता नहीं है। इसलिए इस तरह का अगर कंडीशन होगा तो क्या हो जाएगा, उसका नसें फट जाएगा, उसका मृत्यु हो सकता है। चित्र नंबर बी में भी देख रहे हैं कि दोनों तरफ से कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है और खून काफी कम मात्रा में जा रहा है। इस तरह से किसी को हार्ट अटैक वगैरह आ सकता है। रक्त के प्रकार। रक्त सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है प्लाज्मा होता है, जिसमें कि 55 से 60% होता है कुल रक्त का। ठीक है। दूसरा जो क्या बोलेंगे, रुधिराणु बोलेंगे, जिसको रक्त कण बोलेंगे। ठीक है ना। रक्त कण यानी कि रक्त में छोटा छोटा कण होता है, जिसकी मात्रा क्या होता है 40 से 45% होता है। रुधिराणु भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आरबीसी, जिसे कहते हैं एरिथ्रोसाइट। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, जिसे ल्यूकोसाइट कहते हैं। और तीसरा होता है प्लेटलेट्स, जिसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। अगला है प्लाज्मा यानी रक्त प्लाज्मा। यह रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें जो है 90% भाग जल होता है और 10% भाग प्रोटीन होता है। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट होता है ना। प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बोबिन होता है। यह दोनों रक्त को थक्का बनाने में मदद करते हैं। आगे सीरम है। जब रक्त प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लेते हैं तो शेष बचा हुआ रक्त ही सीरम कहलाता है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। ठीक है। यह हल्के पीले रंग का होता है तथा बीमारियों से के जांच करने में काम आता है। रुधिराणु, जिसको हम अंग्रेजी में कॉर्पोसल्स कहते हैं, यह रक्त का कणीय भाग होता है, यानी कि कण के जैसा होता है। यह 3 भागों में बांटा गया है इसको। तो पहला जो है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पोसल्स यानी लाल रक्त कणिका। दूसरा है डब्ल्यूबीसी, जिसको हम व्हाइट ब्लड कॉर्पोसल्स कहेंगे, इसका हिंदी में बोलेंगे श्वेत रक्त कणिका। और तीसरा है प्लेटलेट्स। रुधिराणु का 99% भाग आरबीसी होता है। आरबीसी की कुल संख्या 5 मिलियन यानी कि 50 लाख होती है। आरबीसी में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त लाल होता है। इसमें आयरन पाया जाता है और इसका आकार क्या गोल होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। आरबीसी का मुख्य कार्य हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करना है। पुरुषों में हीमोग्लोबिन का स्तर 149 एम प्रति 100 ml, जबकि महिलाओं में 139 एम प्रति 100 ml होता है। एक चीज याद रखना है, हीमोग्लोबिन के कमी के कारण एनीमिया नामक रोग होता है। आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, डिम्बाणु, लसिका और रक्त का थक्का जम कैसे बनता है, इन सारे अगर यदि इसको बनाएंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे को शेयर करें और आज के लिए धन्यवाद।